नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। बीजेपी की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं, तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हमले की कमान खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संभाल रखा है। पश्चिम बंगाल को लेकर के अमित शाह की और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, आज हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको हम पूर्णतः डाटा और कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। यानी इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि चाहे वो शुभेंदु अधिकारी को तोड़ने का हो या बीजेपी जो अपने लेवल पे इतने बड़े बड़े इवेंट कर रही है, उसके पीछे की रणनीति क्या है। प्रारंभ करते हैं पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थिति, जो 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों के परिप्रेक्ष्य में है। यह 2019 लोकसभा के चुनाव परिणामों को दर्शाता पश्चिम बंगाल का मानचित्र है, जब भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित तरीके से सबको चौंकाते हुए 42 में से 18 सीटें जीतने में सफल रही और 10 साल से पश्चिम बंगाल पर शासन कर रही तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस 2 सीट बेहरामपुर और मालदा जीत पाई, लेकिन पश्चिम बंगाल पर 34 साल तक शासन करने वाले वामपंथ सीपीएम को जीतना तो दूर, वह किसी सीट पर दूसरे नंबर तक भी पहुंचने में सफल नहीं हो पाए। इस मानचित्र में जो भगवा कलर से दिखाया गया है वह उन सीटों को दिखाया गया है जो भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। पीला कलर की सीटें तृणमूल कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटें हैं, जबकि मानचित्र में जो 2 नीला कलर से जो 2 सीटें दिखाई दे रही है, यह वो 2 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस जीतने में सफल रही है। इस मानचित्र को अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्थ बंगाल है, नॉर्थ बंगाल की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, यानी पूरा नॉर्थ भगवा हुआ पड़ा है। और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को जो पहली सीट मिली वह मिडिल बंगाल यानी मध्य बंगाल की सीट मिली, वह था मुर्शिदाबाद जिले का। यानी पूरा नॉर्थ बंगाल बीजेपी ने स्वीप कर गया, वहाँ न तो कांग्रेस का कुछ था और न ममता बनर्जी का। झारखंड की सीमा से लगे आदिवासी बहुल पुरुलिया झारग्राम जिले सहित जंगल महल की अधिकतर सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप कर लिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी हुगली, उत्तर 24 परगना और वर्धमान क्षेत्र में भी जीत दर्ज करने में सफल रही। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे मजबूत गढ़ दक्षिण बंगाल तथा राजधानी कलकत्ता और उसके आसपास की सीटों, जिसमें हावड़ा तथा डायमंड हार्बर शामिल है, उसको बचाने में सफल रही। इसके अलावा वह अपना वीरभूम का किला भी बचाने में सफल रही है। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि तृणमूल कांग्रेस अधिकतर उन सीटों पर जीत दर्ज की है जिनमें मुस्लिम वोटरों की संख्या 20% से ज़्यादा है। इसमें से अधिकतर सीटें वे हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगते हुए हैं। अब एक बार 2019 लोकसभा चुनाव परिणामों की तुलना हम 2014 के चुनाव परिणामों से करते हैं। उन दोनों के मैप को एक साथ देखते हैं, तब आपको इसका 2019 के चुनाव परिणाम का वास्तविक असर पता चलेगा।
इस नक्शे में बड़ा नक्शा 2019 का है और छोटा नक्शा 2014 का है। 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के जो ये नक्शा है, इसमें आप देखेंगे इस मानचित्र में सिर्फ 2 जगह आपको भगवा दिखाई देगा, आसनसोल और दार्जिलिंग, और पूरा का पूरा बंगाल भरा हुआ पड़ा है, जिसको ममता बनर्जी की पार्टी ने स्वीप कर लिया था। लेकिन जैसे ही 2019 आया, पूरा का पूरा मानचित्र बदल गया और भगवा चारों तरफ दिखाई देने लगा। 2019 में भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ लोकसभा की 22 सीटें जीतने में सफल रही, बल्कि विधानसभा की 128 सीटों पर बढ़त भी हासिल की, जबकि तृणमूल कांग्रेस का बढ़त घट करके 158 सीटों पर आ गया। अब यदि हम बात वोटों की करें तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 40% वोट प्राप्त हुए, जबकि तृणमूल कांग्रेस को लगभग 43%, यानी 3% वोटों का अंतर रहा दोनों के बीच में। और यदि हम कुल वोटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को कुल 2,30,00,000 वोट मिले, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 2,47,00,000। दोनों पार्टियों के बीच में जो कुल पड़े मतों का अंतर है वह लगभग 17-18 लाख के आसपास है। यानी दूसरी भाषा में भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस से 18 लाख मत कम प्राप्त हुए। तो अभी हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच 3% वोट, यानी लगभग 18 लाख मतों का अंतर है। अब यह अंतर मिटेगा कैसे, बंगाल के किस कोने से मिटेगा, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, इसके लिए 2 और ग्राफिक्स देखते हैं। पहले हम त्रिपुरा विधानसभा की चुनावों में जो अलग अलग पार्टियों के मिले वोट प्रतिशत हैं उसका एक ग्राफिक्स देखेंगे, जहां 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने सीपीएम की 25 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका था। इससे आपको पश्चिम बंगाल की स्थिति को समझना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के 1998 में। 1998 में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 7% वोट प्राप्त हुआ था, कांग्रेस पार्टी को 35% और सीपीएम को 46%। जब 2003 का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 2%, कांग्रेस पार्टी 35% और सीपीएम लगभग 49% के आसपास। 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहीं लगभग 2% के पास टिकी रही, जबकि कांग्रेस को 36% और सीपीएम लगभग 50% वोट प्राप्त करने में सफल रही और मानिक सरकार की सत्ता में वापसी हुई। लेकिन जब 2018 का चुनाव आया तब भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत 2% से बढ़ करके 41% हो गए और कम्युनिस्ट पार्टी के जो सीपीएम का वोट प्रतिशत है वह लगभग 50% से गिर करके वह भी 41% आ गया। यानी सीपीएम की वोटों में ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 36% से गिर करके सीधे 2% पे आ गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में एक तो कांग्रेस पार्टी का यानी जो सीपीएम विरोधी वोट था वह सारा का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया और सीपीएम से नाराज लगभग 4 से 5% मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पास आए और इस तरह से त्रिपुरा से कम्युनिस्ट पार्टी की 25 साल की सत्ता समाप्त हो गई। यानी कम्युनिस्ट पार्टी के वोट प्रतिशत में शार्प डिक्लाइन यानी तेजी में गिरावट नहीं आया था। हुआ क्या था कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल बन गई और जो वहाँ का मुख्य विपक्षी दल है
कांग्रेस सहित बाकी विपक्षी दल वह खत्म हो गए। अब हम देखते हैं पश्चिम बंगाल की स्थिति। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले हम लोकसभा चुनाव परिणामों से जो वोट प्रतिशत प्राप्त हुए उसको देखते हैं। ग्राफिक्स में हमने 1998 से 2019 तक का डाटा डाला हुआ है, लेकिन हम चर्चा करते हैं 2004 से। 2004 में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट प्रतिशत मिला था, यहाँ पे ऑरेंज कलर में जो ग्राफ है वो भारतीय जनता पार्टी का है, लाल कलर का ग्राफ सीपीएम का है और हरा कलर का वो टीएमसी का है। तो 2004 में भारतीय जनता पार्टी लगभग 8% पर थी, तृणमूल कांग्रेस लगभग 21% और सीपीएम लगभग 40% वोट प्रतिशत उनका था। लेकिन 2004 के बाद सीपीएम का वोट प्रतिशत गिरना शुरू हुआ और टीएमसी का बढ़ना शुरू हुआ। आप ग्राफ में भी देख रहे होंगे कि टीएमसी लगातार बढ़ रहा है और सीपीएम लगातार गिर रहा है। 2009 में सीपीएम और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस दोनों लगभग बराबर हो गए। सीपीएम गिर करके लगभग 32% पे आ गया और टीएमसी उठ करके लगभग 31% पे पहुंच गया। 2009 में भारतीय जनता पार्टी का भी वोट प्रतिशत गिरा और वह लगभग 6% के आसपास आ गया। लेकिन 2014 आते आते भारतीय जनता पार्टी के वोटों में तेज़ी से उछाल आया। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट 2014 में लगभग 6% से बढ़ करके 14 में लगभग 18% हो गया। लेकिन टीएमसी का भी वोट प्रतिशत 2014 में 2009 के 31% के मुकाबले 2014 में लगभग 40% हो गया। तो गिरा कौन? सीपीएम का गिरा, जो 32% से गिर करके लगभग 22% पे आ गया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी 18% से बढ़ करके 40% पे पहुंच गई और सीपीएम 22% से गिर करके लगभग 7% पे आ गई और तृणमूल कांग्रेस लगभग 40% से बढ़ करके 43% पे आ गई। यानी 2019 में भारतीय जनता पार्टी की भी वोट प्रतिशत बढ़ा है और टीएमसी का भी लगभग 3% वोट बढ़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये 18% से 40% तक का उछाल आया, वह आया है सीपीएम के वोटों के कीमत पर। यानी सीपीएम गिरा है और भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है। ये तो हमने दिखाया लोकसभा की। अब हम एक बार लोकसभा और विधानसभा, पश्चिम बंगाल की लोकसभा और विधानसभा दोनों को एक साथ देखते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम लोकसभा और विधानसभा यानी दो लोकसभा 2014 और 2019 और दो विधानसभा 2011 और 2016, इन दो डाटों को एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इस बार हमने 4 पार्टियों का ग्राफ लिया है। जो हरे कलर का है वह तृणमूल कांग्रेस का है, लाल कलर सीपीएम का है, जो भगवा कलर का है वह भारतीय जनता पार्टी का है और जो नीला कलर है वह कांग्रेस का है। तो सबसे पहले हम 2011 विधानसभा चुनाव को अगर देखें, जब सीपीएम के 34 साल के शासन को खत्म करके ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, उस वक्त आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का 4% और कांग्रेस का 9% वोट था। लेकिन सीपीएम उस वक्त, सीपीएम और टीएमसी दोनों के लगभग बराबर वोट हैं, लेकिन सीपीएम को 39.7 और टीएमसी को 38.7% वोट मिले। यानी 2011 में जब सीपीएम सत्ता से बाहर हुई और ममता बनर्जी सत्ता में वापस आई, ममता बनर्जी सत्ता में आई, उस वक्त सीपीएम का कंप्लीट सफाया नहीं हुआ था। यानी वामपंथ का पूर्णतः सफाया, उसका वोट प्रतिशत पूर्णतः खत्म नहीं हुआ था। दोनों बराबर की स्थिति में थे। लेकिन अंतर शुरू हुआ 2014 के लोकसभा चुनाव में। 2014 के लोकसभा चुनाव में सीपीएम का वोट प्रतिशत गिरा और उसकी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा, जबकि तृणमूल कांग्रेस लगभग वहीं की वहीं रह गई। फिर जब 2016 का विधानसभा चुनाव आया, 2016 के विधानसभा चुनाव में
ममता बनर्जी की सत्ता को सीधी चुनौती सीपीएम दे रही थी। इसलिए अगर आप देखेंगे तो 2016 में 2014 के तुलना में सीपीएम के वोट बढ़े हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का वोट गिरा हुआ है, क्योंकि उस वक्त जो सत्ता विरोधी वोट थे वह सीपीएम की तरफ गए। यानी ममता बनर्जी के खिलाफ जो वोट थे वह विघटित नहीं हुए, वह सीपीएम की तरफ चले गए, क्योंकि सत्ता को सीधी चुनौती सीपीएम दे रही थी, जो विकल्प था वो। लेकिन जब 2019 आया तो 2019 आते आते भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने आप को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित करने में सफल हो गई थी। यानी ममता बनर्जी की सत्ता को अगर कोई पार्टी सीधी चुनौती दे रही थी तो वह भारतीय जनता पार्टी थी। इसका असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की वोटों में ज़बरदस्त उछाल आया। आप ग्राफ में भी देख रहे हैं, बिल्कुल एक तिरछा सीधा खड़ा हो रहा है, जबकि सीपीएम और कांग्रेस के वोट सीधे गिर रहे हैं। यानी जो ममता विरोधी वोट थे, चाहे वो सीपीएम थे या कांग्रेस के थे, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए। हालांकि ममता बनर्जी के वोट में भी लगभग 1% का गिरावट आया है, लेकिन 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई उसमें मुख्यतः जो ममता विरोधी वोट थे, जो सत्तारूढ़ दल के विरोध जो वोट थे, जो विपक्ष के वोट थे, वह वोट सीपीएम और कांग्रेस से और बीजेपी में जो विघटन हो जाते थे वह एक जगह भारतीय जनता पार्टी में इकट्ठा हो गए। अब दोनों के बीच में रह गया है 3% का अंतर। जब भी सत्ता परिवर्तन होता है, यानी सत्तारूढ़ दल सत्ता से बाहर जाती है, तो सामान्यतः उसका पूर्ण सफाया नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं है कि टीएमसी के वोट गिर करके सीधे 20%, 25% या 30% पे आ जाएंगे। जैसा कि आप 2011 में देख रहे हैं, जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो टीएमसी और सीपीएम के वोट लगभग बराबर थे, यहाँ तक कि सीपीएम के वोट थोड़ा ज़्यादा ही थे। ठीक उसी तरह से 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम के और टीएमसी के बीच में 3% के वोटों का अंतर रह गया है। अब यदि भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल से सत्ता से बाहर करना है और भाजपा को खुद सत्ता में वापस आना है, तो तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के वोटों के बीच में यह जो 3% का अंतर है, इसको पाटना पड़ेगा। अब वह कैसे इस जो गैप है, उन दोनों के बीच का अंतर है, इस अंतर को कैसे ख़त्म करेगी, इसके लिए एक बार फिर से त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के ग्राफिक्स को एक साथ देखते हैं। अब यदि त्रिपुरा को देखेंगे, क्योंकि हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं, त्रिपुरा को देखेंगे तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट आया, उसका जो मुख्य हिस्सा था वह मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से आया। यानी 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा से कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल से ख़त्म कर दिया और उसके सारे वोट इसको ट्रांसफ़र हो गए। इसके अलावा वह सीपीएम का भी लगभग 5% वोट अपने तरफ लाने में सफल रहे। अब यदि पश्चिम बंगाल को हम देखें त्रिपुरा के ग्राफ के साथ साथ, तो पहला काम जो विपक्ष को ख़त्म करने का है, वह काम भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 2019 में कर चुकी है। यानी अगर आप सीपीएम का लाल ग्राफ देखेंगे तो 2019 में वह गिर करके बिल्कुल नीचे आ गया है और उसकी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी ऊपर उठ गई है। यानी विपक्ष को ख़त्म करके विपक्ष का पूरा स्पेस, पूरा जगह खुद हथियाने का काम है, वह भारतीय जनता पार्टी 2019 में कर चुकी है। अब 2021 में उसे, जैसे त्रिपुरा में 2018 में सीपीएम के लगभग 5% वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र हुए थे, ठीक उसी तरह से 2021 में भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी के लगभग 4% वोट अपने तरफ स्थानांतरित करने होंगे। तब जो दोनों के बीच का लगभग 3% का फासला है, वह फासला खत्म होगा और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की सत्ता में आ पाएगी और ममता बनर्जी को कुर्सी से बेदखल कर पाएगी। अब प्रश्न यह है कि भाजपा को वह वोट मिलेगा कैसे और कहां से। और एक प्रश्न यह भी उठता है कि अब तक जो भी तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आने वाले नेता थे, वो सब दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष पार्टी में शामिल होते थे।
लेकिन शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा इवेंट और एक रैली का आयोजन किया। आखिर भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी पर इतना बड़ा दाव क्यों लगा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ये सब तो कर रही है, लेकिन उसके लिए चिंता का क्या बात है, चिंता का कारण क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगले 2 ग्राफिक्स को देख करके मिल जाएगा। अब वह 3% वोट भारतीय जनता पार्टी कैसे लाएगी, इसके जानने के लिए सबसे पहले 2 ग्राफिक्स देखते हैं। उसमें कि किस पार्टी को कहाँ पे कितना वोट मिला, यानी किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी मजबूत है। सबसे पहले देखते हैं टीएमसी की 2014 और 2019 में प्रदर्शन। अगर 2014 का जो बाएं साइड में है उसमें देखेंगे तो जो नॉर्थ बंगाल है, मिडिल बंगाल, वहाँ पर टीएमसी को कम वोट मिले थे। जो ये जंगल महल का एरिया है या फिर झारखंड से लगे हुए एरिया है, वहाँ पर 2014 में भी टीएमसी को वोट कम मिले थे। लेकिन जो टीएमसी को मुख्य रूप से वोट मिले थे वह मिले थे दक्षिण बंगाल और कोलकाता के आसपास की क्षेत्र में। 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को नॉर्थ बंगाल और झारखंड से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, जिसको जंगल महल और आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद भी ये जो दक्षिण बंगाल का क्षेत्र है और कोलकाता के राजधानी कोलकाता के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर ममता बनर्जी को भारी संख्या में वोट मिला है। यानी ये जो 2 गढ़ हैं, 2 किले हैं, 2 नहीं 3 किले कह सकते हैं, दक्षिण बंगाल, राजधानी कोलकाता और बीरभूम, इसको ममता बनर्जी 2019 में बचाने में सफल रही थी। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट कैसे मिला। अगर 2014 में देखें भारतीय जनता पार्टी को, तो थोड़ा नॉर्थ बंगाल में मिला था और थोड़ी सी सीटें झारखंड की सीमा से लगे क्षेत्रों में, जिसमें एक आसनसोल है और थोड़ा सा वो, बाकी पूरे बंगाल में कुछ खास प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई थी। लेकिन जब 2019 आया तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल भगवा गाढ़ा हो गया है। ये जो पूरा जंगल महल का एरिया और झारखंड से लगता हुआ जो क्षेत्र है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का वोट जो भगवा है पूरा गाढ़ा हो गया है। नॉर्थ बंगाल में बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। जो दक्षिण बंगाल है और राजधानी कोलकाता से आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वह प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। यानी अगर वो जो 3% का गैप है, जो 3% की दोनों पार्टियों के बीच में फासला है, उसको पाटना है, तो भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी के 3 गढ़, राजधानी कोलकाता के अगल बगल का एरिया जिसमें हावड़ा, जादवपुर, ये सारे क्षेत्र शामिल हैं, के अलावा दक्षिण बंगाल, मेदिनीपुर जैसे क्षेत्र को और बीरभूम को, उनके इस गढ़ में सेंधमारी करनी होगी। इस प्रश्न का तो उत्तर मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी को वह 4% का वोट बंगाल के किस क्षेत्र से हासिल करना होगा। यानी मुख्यतः जो 3 क्षेत्र हैं, दक्षिण बंगाल, राजधानी कोलकाता के आसपास का क्षेत्र और बीरभूम। लेकिन प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी वह 4% के आसपास का वोट तृणमूल कांग्रेस से अपने तरफ स्थानांतरित कैसे कराएगी। इसी प्रश्न के उत्तर में छिपा है जो कुछ घटनाएं पिछले दिनों में बंगाल में हुई है। इसमें सबसे पहला है ममता बनर्जी के दाहिने हाथ शुभेंदु अधिकारी को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना। यानी दक्षिण बंगाल में सेंधमारी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना दाव शुभेंदु अधिकारी पे लगाया है। शुभेंदु अधिकारी की ज़मीन पर बहुत ज़बरदस्त पकड़ है, वह संगठन के आदमी माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण बंगाल के लगभग 40 से 50 सीटों पर उनका सीधा प्रभाव है। वह नंदीग्राम आंदोलन के हीरो हैं। तो दक्षिण बंगाल के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने
शुभेंदु अधिकारी के रूप में अपना काट ढूंढ लिया। लेकिन अब प्रश्न है कि वह राजधानी कोलकाता के ममता के गढ़ में कैसे सेंधमारी करेगी। तो इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा की जो पश्चिम बंगाल की यात्रा हुई थी उस पर ध्यान देना पड़ेगा। वह यात्रा मुख्य रूप से राजधानी कोलकाता पर केंद्रित थी, जिसमें वह ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर में गए थे। यानी भारतीय जनता पार्टी जगत प्रकाश नड्डा के रैली और कार्यक्रमों के माध्यम से ममता बनर्जी के गढ़ जो राजधानी कोलकाता, हावड़ा, जादवपुर इस सब एरिया का जो क्षेत्र है उसमें सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। वहीं इनके जो तीसरे गढ़ है जिसमें सेंधमारी करने में भारतीय जनता पार्टी अब तक असफल रही है, जो बीरभूम का एरिया है, उसमें अमित शाह ने ज़बरदस्त रोड शो करके उस किले को भी ध्वस्त करने की संकेत दिए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी के जो 3 मुख्य रूप से मुख्य गढ़ हैं, किले हैं, उस किले को ध्वस्त करने की रणनीति से आगे बढ़ रही है। क्योंकि भाजपा को भी मालूम है कि वह 4% वोट अब उसे तृणमूल कांग्रेस से ही लेने होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोध अभियान में लग रही है उससे इसको कोई खतरा नहीं है। खतरा है और उन सीटों पर जहां पर मुस्लिम आबादी 20% से ज़्यादा है, और उन सीटों को 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बचाने में ममता बनर्जी सफल हुई थी। और जब 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सीधी सत्ता की लड़ाई में होगी तो यह मानकर चला जाता है कि जो मुस्लिम वोट है वह एक मुश्त ममता बनर्जी की तरफ जाने की संभावना है। हाँ, कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार और सीपीएम के भी कुछ उम्मीदवार अपने स्तर पर वोट काट सकते हैं और ओवैसी एक फैक्टर तो होंगे, लेकिन कितने होंगे यह देखने वाली बात है। क्योंकि दक्षिण बंगाल और कोलकाता के आसपास के एरिया में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। इसके अलावा राजधानी कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों जादवपुर, हावड़ा जैसे जो शहरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बंगाली संस्कृति इसकी भी एक अच्छी खासी पकड़ है। और ममता बनर्जी जो जितने बंगाली सांस्कृतिक और फिल्म इंडस्ट्री है उसको अपने साथ जोड़े रखती है। इसीलिए बार बार बंगाली अस्मिता की वह बात भी करती है, और उसी को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता पश्चिम बंगाल जाते हैं तो जो बंगाल अस्मिता से जुड़े हुए महापुरुष रहे हैं, जो बंगाली संस्कृति से जुड़ी हुई पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, चाहे वह विश्व भारती हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, विवेकानंद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, खुदीराम बोस हो, इन सब के यहाँ जाना नहीं भूलते। यानी भारतीय जनता पार्टी जो अर्बन बंगाल है, जो शहरी बंगाल है, जो सांस्कृतिक बंगाल है, उसको भी तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। इन ग्राफिक्स के जरिए एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे कमज़ोर कड़ी अभी भी बनी हुई है, वह है ममता बनर्जी के गढ़ दक्षिण बंगाल और राजधानी कोलकाता के आसपास के क्षेत्र, जहां भाजपा अभी तक सेंधमारी नहीं कर पाई है। दक्षिण बंगाल में सेंधमारी करने के लिए भाजपा ने वहां पर लगभग 40 से 50 सीटों पर अपना प्रभाव रखने वाले जमीनी स्तर के नेता और संगठनकर्ता माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस से तोड़ लिया है। लेकिन अभी भी राजधानी कोलकाता और उसके आसपास का क्षेत्र, वो हावड़ा हो, जादवपुर हो, डायमंड हार्बर हो, यह उसकी कमजोरी बनी हुई है। और उसका एक और कारण भी है, ये वो एरिया है जहाँ पर मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है। यानी
2021 में भाजपा को अगर जीतना है तो ममता बनर्जी के ये दो गढ़, राजधानी कोलकाता और दक्षिण बंगाल में भाजपा को सेंधमारी करनी ही होगी। और इसी से जुड़ा हुआ है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा इवेंट पश्चिम बंगाल में क्यों ऑर्गेनाइज कर रही है। तो जैसा हमने आपको त्रिपुरा के ग्राफिक से दिखाया कि त्रिपुरा में जब भारतीय जनता पार्टी 2018 में जीती तो सीपीएम का वोट परसेंटेज में 2 से 3% की ही गिरावट आई थी, ज़्यादा गिरावट नहीं आया था। जो मुख्य रूप से ख़त्म हुए थे वह वहाँ से कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी थी वह ख़त्म हुई थी। ठीक उसी तरह से पश्चिम बंगाल से कांग्रेस और सीपीएम का वोट ख़त्म हो चुका है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र हो चुका है। ममता बनर्जी के वोट में ज़्यादा सेंधमारी नहीं होने जा रही है। भाजपा को 1 से 2% वोटों की सेंधमारी करनी होगी। अब चूंकि विपक्ष को इसलिए ख़त्म किया जाता है कि पश्चिम बंगाल हो या चाहे त्रिपुरा हो, यहाँ पे राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है। पश्चिम बंगाल में आपका एक तबका है वोटर का जो आपको तभी वोट देगा जब आप एकमात्र विकल्प दिखाई देंगे और आप जीतते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अगर एक कमज़ोर तबका है जो पंचायत चुनाव में भी देखने को मिला कि अगर आपने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जाकर के वोट दिया और वहाँ से तृणमूल कांग्रेस जीत गई तो फिर चुनाव परिणाम के बाद एक हिंसा का डर बना रहता है। वैसे ही हिंसा का डर त्रिपुरा में भी था। तो वो जो बाउंड्री पर बैठा हुआ यानी सीमा रेखा पर बैठा हुआ जो मतदाता है उसको संदेश देने के लिए कि भाजपा जीत रही है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, चुपचाप फूल छाप, यानी किसी को बताना नहीं है कि हम भाजपा के समर्थन कर रहे हैं। आपके तरफ जो मजबूत है उसका नारा लगाते रहिए, उसकी बात करते रहिए, लेकिन जब आप वोट देने जाइए तो चुपचाप कमल पर वोट दबा दीजिए। उसी परिस्थिति को, यानी एक जो बाउंड्री पे बैठा हुआ वोटर है जो ममता बनर्जी से नाराज़ तो है लेकिन डर से अभी वहाँ से टूटने को तैयार नहीं है, वह तभी टूटेगा जब भाजपा जीतती हुई दिखाई देगी। एकमात्र विकल्प बनना था विपक्ष को ख़त्म करके, फर्स्ट स्टेज था। फर्स्ट स्टेज तो भाजपा पार कर चुकी है 2019 में। पश्चिम बंगाल में अब सीधी फाइट है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। लेफ्ट और कांग्रेस अपने गढ़ में कुछ वोट तो पाएंगे ही, वो तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो मुख्य लड़ाई है इन दोनों के बीच में है। अब बीजेपी को दिखाना ये है कि वह जीत रही है, ताकि जो नाराज़ वोटर है, जो यह चाहता है कि वो जीतते हुए के साथ जाए, वह भाजपा के साथ चली जाए। और यही टीएमसी भी करना चाह रही है। दोनों की चिंता भी वही है। भाजपा का एक और चिंता है जो कोलकाता की अगल बगल का सीट और बांग्लादेश के इलाके जो बॉर्डर से लगे हुए जो क्षेत्र हैं उसमें मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है, जो वर्तमान परिस्थिति में एक मुश्त तृणमूल कांग्रेस को जाने की संभावना है। हालांकि ओवैसी ने चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की है और कुछ वोट वह निश्चित रूप से काटेंगे, लेकिन कितना काट पाते हैं यह तो समय बताएगा। अगर भाजपा को पश्चिम बंगाल जीतना है तो उसको राजधानी कोलकाता में तृणमूल के गढ़ में सेंधमारी करनी होगी। इसीलिए जेपी नड्डा ने सीधे ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र में सभा की और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर में सभा की। आने वाले समय में इस तरह की और भी सभाएं और ये जो राजनीतिक तापमान है और भी बढ़ेगा और वार प्रतिवार दोनों तरफ से होगा। पिछले लंबे समय से इतना हॉटली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन देखने को नहीं मिला था। पश्चिम बंगाल का चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है।
क्योंकि पश्चिम बंगाल में सत्ता कभी भी शांति से परिवर्तित नहीं हुई है, चाहे वह कांग्रेस से कम्युनिस्ट के पास आई हो या फिर कम्युनिस्ट से ममता के पास आई हो। अब देखना यह है कि 2021 में क्या होता है। नमस्कार।